China is flexing its muscles in the policy called as One Belt One Road initiative. We'll also be covering India-Africa relations, the third India-Africa summit, as well as blue economy. This has been reiterated by Prime Minister Modi since last 3-4 visits. Even जब हमने ये देखा था इंडिया सेशल्स से इंडिया मॉरिशियस, वहाँ पे भी ब्लू इकोनॉमी के ऊपर कोऑपरेशन करने की बात हो गई. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आधे घंटे में निपटाने की कोशिश करेंगे. ये सबसे बड़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है. इस्लामिक स्टेट राइज एंड इम्प्लीकेशंस, इंडिया को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है इस्लामिक स्टेट, उसकी कोशिश करेंगे. ठीक है, पहले देखेंगे हिस्ट्री क्या है, इस्लामिक स्टेट किस तरह से इवॉल्व होता है. ये जगह ही ऐसी है जहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है, वहाँ से पूरा एक इवोल्यूशन प्रोसेस चला है. ठीक है, एसेंशियली इस्लामिक स्टेट एंड द राइज ऑफ IS बहुत पुरानी कहानी है. थोड़ी हम लोग एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, इसका नाम जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, कभी कभी ISIL भी बोला जाता है. लेवांत यूज्ड टू बी प्रोविंस इन मिडिवल वर्ल्ड, जहां जॉर्डन, पैलेस्टाइन, सीरिया, आपकी जितने भी जो नॉर्थ अरेबियन पेनिनसुला के जो नॉर्दर्न कंट्रीज थे उनको लेवांत बोला जाता था. इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शम्स, इसका एक अरेबिक नाम है जिसको दाइश भी बोला जाता है. ठीक है, अल दावा इल्साम या फिर अल शम. ठीक है, तो बहुत ही बड़ा नाम है. ये सिनोनिम्स के तौर पे यूज होते रहते हैं ये लोग, और इस तरह के वर्डिंग्स ठीक है बहुत सारे यूज हो रहे हैं. एसेंशियली सेम ही है, मीनिंग कन्वेंशन सेम ही करता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जानना, थोड़ा बैकग्राउंड ये होता है कि इस्लामिक स्टेट जो है एक तो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, सलाफी सेक्ट है. सुन्नी के अंदर भी बहुत छोटी छोटी थी, वहाबिया है, सलाफी है. ठीक है, सलाफी सेक्ट को फॉलो करता है और सबसे कट्टरपंथी है. ठीक है, बहुत शरा लॉ की बात करता है, शरीयत के हिसाब से कानून चलाना, शरीयत का रूल इंप्लीमेंट करना. ठीक है, नाम धर्म की लेता है, काम ठीक है सब कुछ उल्टे धर्म ही करता है. शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है यहाँ पे कंटिन्यूसली. इराक के अंदर भी यही कहानी चलती है कि शिया मेजोरिटी है बट यूज्ड टू बी रूल बाय सुन्नी रूलर. ठीक है, सद्दाम हुसैन बहुत प्रोसिक्यूट किया शियास को. इसके बाद सुन्नी के अंदर, सीरिया के अंदर दूसरी कहानी है कि एक काइंड ऑफ सीरिया के अंदर थोड़ी बहुत सुन्नी मेजोरिटी दिखेगी, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू सुन्नी, बट यहाँ पे एक शिया रूलर है. तो ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है. मेजोरिटी पॉपुलेशन कोई अलग है, रूलिंग करने वाला कोई और रिलीजन से बिलोंग करता है, और इसके कारण इन लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है. तो वही कहानी आगे बढ़ती है और इसके कारण ही ये सब क्राइसिस बढ़ता है. ठीक है, तो इसकी कहानी शुरू होती है एंशिएंट वर्ल्ड के थ्रू या मिडिवल वर्ल्ड के थ्रू, जहां बोला जाता है कि इट यूज्ड टू बी अ क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन. फर्टाइल पॉइंट था जहां पे बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से लेके, ठीक है, और भी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, बहुत सारी सिविलाइजेशन आई. यहाँ पे पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ. इसके बाद पता चलेगा कि बहुत सारे रिलीजन भी है यहाँ से. क्रिश्चियनिटी यहाँ से आया, जुडाइज्म यहाँ से आया, मिथ्राइज्म एक और रिलीजन था जो आपकी जोरास्ट्रियनिज्म से पहले डेवलप हुआ था. लेटर ऑन दे गॉट कन्वर्टेड इनटू जोरास्ट्रियनिज्म, जो आज आप पारसी बोलते हो. ठीक है, तो मिथ्राइज्म भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है. तो बहुत ही फंडामेंटल जगह है, बहुत सारे रिलीजन का इवॉल्विंग पॉइंट है. ठीक है, तो वहां से स्टोरी आगे चलती है. प्रॉफेट मोहम्मद 6ठी सदी में आते हैं और अपना खलीफेट एस्टेब्लिश करते हैं. धीरे 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 आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफेट मोहम्मद अपना खलीफेट एस्टेब्लिश कर रहे हैं और इस्लाम का स्प्रेड हो रहा है. मैं आपको खलीफेट इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि अबू बकर अल बगदादी अभी पीछे की स्लाइड्स के अंदर आएगा, वो भी अपने आप को एक खलीफा बोलेगा और बोलेगा कि मेरा भी खुद का एक खलीफेट है. ठीक है, तो इस तरह से एक खलीफेट का एस्टेब्लिशमेंट होना, 7वीं सदी तक देखोगे तो नॉर्दर्न अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज के अंदर ये खलीफेट एस्टेब्लिश हो जाता है. इसके बाद इसके अंदर प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ होती है और यहाँ पे स्कीइज्म होगा. इस्लाम के अंदर स्कीइज्म होने के पीछे कारण यही था कि इतना बड़ा खलीफेट एस्टेब्लिश किया है, आपकी एक रिलीजियस अथॉरिटी है, वो गुजर गए, अब कौन इसको सक्सेसर बनेगा. बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये इलेक्शन होना चाहिए या सिलेक्शन होना चाहिए. सम पीपल वर इन फेवर ऑफ सिलेक्शन. तो जहां प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे, ठीक है, अली नाम था उनका, अली बिन इब्न ताइब, और उनको फॉलो करने वाले को शिया बोला गया. बाकी सारे जितने फॉलोअर्स है, जो प्रॉफेट मोहम्मद का एक और चेला था, उनका एक फॉलोअर था अबू बकर. इसके लिए अबू बकर अल बगदादी खुद को अबू बकर बोलता है. ठीक है, उसका ओरिजिनल नेम अबू बकर नहीं है, बट अबू बकर की लेजिटिमेसी गेन करने के लिए वो बोलता है कि आई एम द राइट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, आई एम द अल्टीमेट अथॉरिटी आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद. ठीक है, मेरा खुद का खलीफेट है और मैं ही इसका खलीफा हूं. ठीक है, तो सुन्नी लीडरशिप को बेसिकली शिया, इसको अबू बकर को माना जाता है. शिया लोग बोलते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद का जो सन इन लॉ है, ही इज द राइट अथॉरिटी. ओके, तो सुन्नी वर्सेस शिया कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेगा, जो 7वीं सदी से शुरू हो गया. दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट जो आज की तारीख में आपको देखने को मिल रहा है. इनकी डेथ होती है, इसके बाद ये डिस्प्यूट सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाए. पता चलेगा कि अली कुफा नाम की एक जगह है इराक के पास, वहां गुजर जाते हैं. 20 साल के बाद इनका एक बेटा होता है हुसैन, वो वहां से करबला के नजदीक जा रहा होता है, उसको भी मार दिया जाता है सुन्नी लोग के द्वारा. ठीक है,
तो यहाँ पे बैटल ऑफ करबला बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक वर्ल्ड को देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ से सुन्नी लोगों के लिए और शिया लोगों के बीच में बहुत सारी किलग्रिमेज प्लेसेस भी है। तो कूफा, करबला एंड नजफ, ये 3 जगह ऐसी है जहां शिया लोग सबसे ज्यादा फेवर करते हैं। मक्का मदीना तो उनके लिए कॉमन है, बट शिया पीपल विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस 3 प्लेसेस इन इराक, कूफा, करबला एंड नजफ। अगर आप देखोगे कि जब आईसिस का राइज होता है और आईसिस ये शिया पिलग्रिमेज प्लेसेस के ऊपर अटैक करता है ना, तो सबसे पहले इराक के शिया मुस्लिम्स, दुनिया के कोई भी कोने से शिया मुस्लिम्स थे, दे वर गोइंग टू कूफा, करबला एंड नजफ। ये 3 जगह जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके लिए बहुत ही हेरिटेज प्लेस है, बहुत ही पिलग्रिमेज प्लेस था। इनके एक गुरु थे जो यहाँ से एक पूरा रिलीजन का इवोल्यूशन हुआ था, उनको बचाना था। एसेंशियली शिया सुन्नी के बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, हम लोग थोड़े बहुत देखने की कोशिश करते हैं। एडहेरेंस शिया में ज्यादा है, करीबन 1000 मिलियन से आसपास ऊपर चले गए हैं। सुन्नी में ज्यादा है, शिया में कम है। प्राइमरी लोकेशन मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज, यहाँ पे देखोगे इराक, ईरान, यमन, बहरीन जैसे कंट्री, अजरबैजान जैसे कंट्री है जो शिया रिलीजन को फॉलो करता है। इसके बाद ओरिजिन का थियरी देखोगे तो यहाँ ये बोलता है कि 632 CE से पूरा डेवलप हो गया था। यहाँ बोला जाता है कि जब अली का जो सन था हुसैन, उनका डेथ होता है, उसके बाद शिया रिलीजन का ओरिजिन होती है। यहाँ फंडामेंटल डिफरेंस इनके बीच में यहाँ आ जाता है। डिड प्रोफेट मोहम्मद डेजिग्नेट अ सक्सेसर? ये लोग बोल रहे हैं, सुन्ना लोग बोल रहे हैं कि नहीं, डेजिग्नेट नहीं किया गया था। अबू बकर वो लेजिटिमेट चॉइस था। शिया बोलते हैं कि यस, प्रॉफेट मोहम्मद उन्होंने एक चीज छोड़ के गए थे, एक सक्सेसर था, और वो सक्सेसर कौन था? अली। ही वॉज दी बेसिकली सन इन लॉ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, ठीक है। उनकी बेटी थी फातिमा, उनके हस्बैंड हुआ करते थे। अबू बकर एसेंशियली वो भी उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे। जब इनकी प्रॉफेट मोहम्मद की बीवी थी आयशा, आयशा के फादर हुआ करते थे, बट उनके अंदर वो ब्लड नहीं आ रहा था, इसके कारण वो मना कर दिया गया। तो कंटिन्यूअसली ये आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है शिया और सुन्नी के बीच में, और यही आइडियोलॉजी डॉक्ट्रिन का बहाना लेके ये पूरा का पूरा बेस बना के आए दिन लड़ाई होती रहती है। शिया सुन्नी के ऊपर अटैक करते हैं, सुन्नी शिया के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद 13th सेंचुरी के अंदर देखोगे कि एक जेंटलमैन आते हैं ओस्मान, ठीक है। ही वाज द रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और ये फिर से अपनी ऑटोमन एम्पायर की स्थापना कर देते हैं। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 6ठी सदी में प्रॉफेट मोहम्मद ने अपना खलीफेट बनाया था, उसी तरह से एक खलीफेट बनाया जाता है ऑटोमन एम्पायर के अंदर। अंडर दिस ऑटोमन एम्पायर ओस्मान और उसका एक लेजिटिमेट डेजिग्नेटर था जो पूरा का पूरा सब कुछ संभालता था, जिसको हुआ था खलीफा। ये खलीफा यहाँ से पूरी की पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को एक गाइडिंग फोर्स और एक मॉरल फोर्स की तरह काम करता रहता था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और पता चलेगा कि खलीफत मूवमेंट जो इंडिया के अंदर हुआ था, उसमें भी यही था। ये खलीफा 13वीं सदी से बैठाया गया था, जब आपका ओस्मान जो रूलर था ये खलीफा को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देता है। उसके बाद जब अंग्रेज और फ्रेंच इनको हटा देते हैं तो यहाँ पे अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी और ये लोग, ठीक है, वो खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। पता चलेगा कि ये धीरे 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 डेवलप होता है। 1918 तक आते आते ये पूरा का पूरा छोटा कंट्री बन जाएगा और रिपब्लिक ऑफ टर्की एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आपका ये कमल पाशा, मुस्तफा कमल पाशा एक मॉडर्न डे टर्की की सेक्युलर कंट्री की स्थापना करते हैं। बट टर्की भी एसेंशियली इट यूज्ड टू बी अ सुन्नी रूल स्टेट, जहां से ये पूरी की पूरी डिसेंडेंसी चलती थी। कहानी ये है कि इसके बैकग्राउंड के अंदर टर्की के बाजू वाला जो प्रोविंस था वहां पे एक सफाविड एम्पायर हुआ करता था। सफाविड एम्पायर एसेंशियली पर्शिया नाम की जो जगह है, ईरान, और ये लोग शिया हुआ करते थे। तो आपको पता चलेगा कि सफाविड और ऑटोमन एम्पायर ये दोनों कंटिन्यूअसली झगड़ते रहते थे। फिर से बेस इनका एक ही होता था, शिया और सुन्नी। बोले हम लोग ये रिलीजन से फॉलो करते, आप लोग वो रिलीजन से फॉलो करते। बाजू बाजू के दोनों नेबर से कंटिन्यूअसली इन फाइटिंग इनकी चालू रही, ठीक है। तो मैं आपको हिस्ट्री में इसके लिए लेके जा रहा हूं सो दैट यू कैन गेट दी ओवरव्यू कि कहां कहां कौन सी लड़ाई चल रही है। आज की लड़ाई नहीं है, 50 साल की लड़ाई नहीं है, ये 1500-2000 साल पुरानी लड़ाइयां चालू है, ठीक है। अभी अंडर इज अंडरस्टैंडिंग मिडल ईस्ट, इसकी डेमोग्राफी और रिलीजन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये शिया कंट्रीज है जो येलो के अंदर आपको दिख रहा है, यहां से एक पूरा का पूरा शिया क्रिसेंट बनता है, और ये शिया क्रिसेंट ही आज की तारीख में बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव है। कॉन्फ्लिक्ट जोन सब जगह पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ ईरान, इराक वाले जितने भी प्रोविंस है वो सबके अंदर, अफगानिस्तान, बहरीन, कतार, ठीक है, सम बोट पोर्शंस इन यमन ऑल्सो। यहाँ पे देखिए ये यमन का नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे हूथी रेबल्स हुआ करते थे अभी भी आज की तारीख में। तो नॉर्दर्न, ठीक है, उनका भी एक लीडर था जो हुसैन बोला जाता है, ठीक है, हूथी हुसैन नाम था उसका। तो ठीक है, यमन के अंदर भी यही क्राइसिस चल रही है, और यमन का बाकी वाला जो पोर्शन है, जो साउदर्न पेनिनसुला है, एसेंशियली सुन्नी है, तो इनके बीच में यही लड़। तो शिया क्रिसेंट को आपको समझ में आ रहा है कि कौन से कंट्रीज है। सीरिया के अंदर भी काफी सारा है, लेबनान के अंदर है, ठीक है, ये कहानी है। इसी के साथ साथ इनकी एथनिसिटी बहुत अलग अलग है। यहाँ पे सब लोग अरब्स नहीं है,
सब इस्लाम को फॉलो करते हैं, बट सब कोई किसी को अरब बोलेगा, कोई कुछ को टर्क बोलेगा, कोई किसी को कर्डिश बोलेगा, कोई किसी को पश्तून बोलेगा, ठीक है। तो एसेंशियली एथनिकली बहुत सारे ये लोग डिफरेंसेस है, और एथनिसिटी के कारण भी ये लोग झगड़ते रहते थे। ऐसा नहीं है कि एथनिकली ये लोग सेम है या रिलीजन सेम है तो फाइट नहीं हो रही थी। इवन सुन्नी के अंदर भी आपको पता चलेगा कि एथनिसिटी का डिफरेंस बहुत हो रहा था, इसके कारण बहुत लड़ाइयां हो रही थी। अब समझना चाहेंगे हम लोग इराक के अंदर क्या कहानी है। इराक के अंदर देखोगे कि ये जो येलो जोन है फंडामेंटल, ठीक है, सबसे पहले नीचे चले जाते हैं। ये जो ग्रीन जोन है, यहाँ पे शिया पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। ये नीचे का पूरा पोर्शन राइट फ्रॉम पर्शियन गल्फ, ठीक है, यहाँ बसरा और टिग्रिस नदी का जो बसरा जो पोर्ट है उनका, ठीक है, वहां से पूरा का पूरा डेवलपमेंट, और दिस इज फैरली रिच एरिया, बहुत ही शांत है। आईसिस यहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। अब पता चलेगा दूसरा ये है सुन्नी अरब, जो येलो जोन के अंदर मैंने दिखाया है, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। ऊपर आपके वाले जो एरिया है वो है कर्ड्स। एथनिकली कर्ड्स और रिलीजियसली सुन्नी, बट एथनिकली ये लोग थोड़े अलग है। और कर्ड्स की जो थोड़ी बहुत रिलीजियस प्रोसीडिंग्स है, उनकी जो फॉलोअर्स और कस्टम्स है, वो सेट नहीं होती, वो सेट नहीं हो पा रही। इसके लिए सुन्नी लोग को पसंद नहीं आता कि ये लोग कर्डिश किस तरह से काम कर रहे हैं। तो एक लड़ाई यहाँ पे इराक के अंदर जो देखने को मिल रही है, ये डेमोग्राफिक डिवाइड के कारण हो रही है, ठीक है। अभी हुआ ऐसा कि 1919 के अंदर लड़ाई हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ठीक है, और साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट होता है। अब जाओगे पता चलेगा कि इराक और सीरिया दो कॉन्फ्लिक्ट रीजन जोन्स है, उसके पीछे कॉलोनियल पावर्स का भी बहुत हाथ है। कॉलोनियल पावर्स करते क्या है, ठीक है, मैंडेट सिस्टम नाम की एक सिस्टम दोहराई गई थी लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, जहां पे बहुत सारे ये जो भी विनिंग पावर्स है उनको मैंडेट दिया गया था लीग ऑफ नेशंस कि आप जो टर्किश एम्पायर है उनकी सबकी सब टेरिटरीज आप एक दूसरे के साथ मिलके हैंडल करोगे, ठीक है। इसके थ्रू पता चलेगा इराक दिया गया यूके को, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को, और सीरिया दिया गया फ्रांस को। आज की तारीख में फ्रांस का हम लोग देखेंगे किस तरह से, आप देखिएगा कि फ्रांस के ऊपर अटैक हुआ, आईसिस ने अटैक किया। फ्रांस यूज्ड टू बी द कॉलोनियल पावर, फ्रांस सपोर्टेड द शिया मुस्लिम्स। सुन्नी लोग को तब से उसकी खुन्नस रह गई है कि फ्रांस ने यहाँ सेक्टेरियन बीज बो के गए थे, इसके कारण बदला हो रहा है, ठीक है। 2 सीरियंस थे, बाकी सारे बहुत भी लोग थे, ठीक है। तो इराक की हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, सदाम हुसैन किस तरह से राइज होता है, इसके हम लोग अंदर जाएंगे नहीं। ज्यादातर पहले ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी थी, इसके बाद मोनार्की आई, मोनार्की को हटा के, ठीक है, प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टाइम के बीच में बहुत सारी सरकारें आती है, ठीक है, टर्मोइल टाइम था, हर 5-5, 10-10 साल के बाद सरकारें बदलती रहती थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सदाम हुसैन 1979 के अंदर पावर में आता है, और जब ये पावर में आता है तब फिर से ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो राइज हो जाता है, ठीक है। हुआ ऐसा कि 1980 में ही ये ईरान इराक वॉर की तरफ चला जाता है। 1 साल के अंदर ही अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए फिर से इराकी लोगों के अंदर अपनी नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए ईरान के साथ लड़ाई कर देता है। अभी आप समझिए, ईरान एट दैट टाइम वाज गोइंग थ्रू द टाइम टर्मोइल ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन। तो ईरान के अंदर की जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म और स्टेटस ऐसा था कि सदाम हुसैन को लग रहा था मैं कैप्चर कर दूंगा, यहाँ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज कैप्चर कर लूंगा, यहाँ की बहुत सारे ऑयल फील्ड्स है। पर कहानी उल्टी चलती है कि ईरान वाले उसको हरा देते हैं, वहां के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा एडवांस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो फिर से सदाम हुसैन अपनी जो पूरी एक महत्वाकांक्षा थी, उसकी जो एम्बिशन थी, उसको लेके आगे चलता है। इसके बाद पता चलता है कि सदाम हुसैन अपने पावर को कंसोलिडेट करता है, और जो माइनॉरिटीज थे, शियाज एंड कर्ड्स, कुर्दिश पॉपुलेशन, उनके लिए सबसे खराब टाइम था सदाम हुसैन के रूल के अलावा, ठीक है। पता चलेगा अगले 20 साल तक कर्ड्स को सबसे ज्यादा ऑपरेस किया गया। दिस आर द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर दी इंडिपेंडेंस। अगर आप देखोगे कर्डिश पॉपुलेशन जो आपकी पेशमेरगा फोर्सेस है, जो यहाँ पे आईसिस के सामने सबसे ज्यादा लड़ाई कर रही है, वो इसके थ्रू ही पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है। दे आर नाउ फाइटिंग फॉर डिफेक्टो ऑटोनॉमी। पता चलेगा कि सदाम हुसैन ने इनके खिलाफ बहुत सारे अत्याचार किए, केमिकल वेपन्स, ठीक है, प्लेन से ऊपर से केमिकल वेपन्स फैला दिए जाते थे, आप सांस में ही मर जाओगे, ठीक है, पता नहीं चलेगा। इसके बाद भी 1990 में गल्फ वॉर चला होता है। इसके बाद यहाँ पे भी इसको कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता है। विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर कुवैत से इसको खदेड़ दिया जाता है, यूएस एंड सऊदी फोर्सेस यहाँ पे हेल्प कर देती है, ठीक है। तो सदाम हुसैन ने बहुत सारे तूफानी कैंपेन्स किए थे, बहुत सारी तूफानी हरकतें की थी। इसके बाद भी पता चलेगा कि 1990 से ही सदाम हुसैन के विरुद्ध में बहुत सारे कैंपेन्स हुए थे, एंटी सद्दाम अपराइजिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो अपराइजिंग्स के दौरान भी इसने सबको क्रश कर दिया गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्रश किया गया, किसी को भी बख्शा नहीं जाता था, ठीक है। तो राइट फ्रॉम 1980s इटसेल्फ जब सदाम हुसैन पावर पे आता है, यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए थे पोस्ट गल्फ वॉर। जब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कर्ड्स रहते थे, यहाँ पे ज्यादातर शिया रहते हैं, दोनों के ऊपर केमिकल वेपन्स फैलाए गए। तो इसके लिए यूएस ने इसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन का पूरा बैन लगाया था, अगर आपने प्लेन उड़ाया यहाँ पे हम आपको गिरा देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी। सदाम हुसैन इससे भी नोटोरियस रहा है कि ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है यूफ्रेट्स और टाइग्रिस का पूरा डेल्टा बनता है, और वहां पे बहुत सारे ड्रेनेज और मार्शिस थे, स्वैम्प एरिया है।
तो ऊपर आगे डैम बनाता है और ये सब रेबल्स जितने भी थे, शिया रेबल्स और कर्डिश रेबल्स, यहाँ पे जंगल में छुप जाया करते थे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये मार्चेस को ड्रेन कर दिया गया, पूरा ब्लॉक कर दिया गया और चुन चुन के मारा गया है, ठीक है। तो बहुत प्रोसिक्यूट किया गया है शियाज ऑन कर्ड्स को। मैं आपको ये हिस्ट्री इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि 2003 के बाद जब अमेरिकी इन्वेजन होता है उसके बाद पूरा का पूरा चक्कर घूम जाता है, फिर शिया आते हैं और शिया सुन्नी को प्रोसिक्यूट करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद वाली स्लाइड्स में देखते हैं। ऑयल रिजर्व्स, इराक हैज गॉट सुपर्ब ऑयल रिजर्व्स, फिफ्थ लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। पता चलेगा कि जो आईसिस नाम की संस्था है ना आपकी, वो यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे फोकस करिए। आईसिस का कंसंट्रेशन देखिए इस तरह से, ये दोनों के दोनों रेड डॉट वाले जो एरियाज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल के ऊपर डिमांड की जा रही है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी आपकी मोसूल के अंदर है, ठीक है। और मोसूल उन्होंने कैप्चर करके रखा है। किरकुक एंड मोसूल, फंडामेंटल थिंग्स फॉर ऑयल एंड वाटर सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू इराक, ठीक है। पूरे के पूरे साउदर्न इराक के अंदर जो वाटर सप्लाई जा रहा है वो मोसूल डैम से जा रहा है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इराक दैट हैज बीन कैप्चर्ड, उनका एक इराकी प्रोविंशियल कैपिटल है, ठीक है। तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हुआ ऐसा कि 2003 के अंदर अमेरिका ने बोला अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की सद्दाम हुसैन के पास बायोलॉजिकल वेपन्स और WMDs है, हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे और सद्दाम हुसैन को खदेड़ देंगे। अभी ये शुरू हो जाता है पूरा का पूरा आपका अमेरिकन इन्वेजन। जब पता चलेगा कि विद इन स्पैन ऑफ 30 डेज ये सद्दाम हुसैन की आर्मी को खदेड़ दिया जाता है और इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है जिसको बोला जाता है डीबाथिफिकेशन। डीबाथिफिकेशन मतलब सद्दाम हुसैन की एक पार्टी थी, बाथ पार्टी, जिसके थ्रू ये अपना पूरा आयरन हैंड बना के रखा था, इसके ऊपर रूलिंग करता था। अमेरिका ने देखा कि अगर हम लोग नया रिजाइम बना रहे हैं और फिर से वही बाथ पार्टी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आर्मी के जनरल्स को हम लोग फिर से गवर्नमेंट के अंदर, नई गवर्नमेंट के अंदर लगाएंगे तो इश्यू हो जाएगा। दे वर माइट टू टॉपल दी न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि वो एंशिएंट रेजिम के साथ अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करेंगे। तो अमेरिका ने इनको खदेड़ दिया, लोगों को चुन चुन के मारा गया, पकड़ा गया। अबू गरीब करके इनकी एक जेल की प्रीमाइसिस है, ठीक है, बगदाद के अंदर, वेट इज नोटोरियसली फेमस फॉर दिस प्रोसिक्यूशन ऑफ दी बाथ पार्टी प्रिजनर्स। तो पता चलेगा कि यहाँ सब लोग को मार दिया गया पकड़ पकड़ के। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो लोग भाग गए, ये लोग सब इंसर्जेंट बन जाते हैं। तो आज की तारीख में इस्लामिक स्टेट का जो सबसे टॉप मोस्ट गवर्नर, जो इसका डेप्यूटी गवर्नर है, दैट यूज्ड टू बी अ लेफ्टिनेंट जनरल इन सद्दाम हुसैन आर्मी, ठीक है। तो बहुत सारा गेम है, अमेरिका ने इनको हटा दिया। इससे अच्छा लेजिटिमाइज कर दिया होता, कुछ नया मैकेनिज्म डाल के रिहेबिलिटेट कर दिया होता तो इश्यू सॉल्व हो सकता था। अभी हुआ ऐसा कि अमेरिका तो आके, ठीक है, जहां जहां अमेरिका ने ये सब चीजें की है वहां वहां इंसर्जेंसी हो, चाहे लीबिया हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, ठीक है। तो इराक इज नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है। पता चलेगा कि आईसिस नाम की जो संस्था है, इसको अल कायदा इन इराक बोला जाता था पहले के टाइम के अंदर, ठीक है। 2006 के आसपास इसमें बहुत सारे एरियाज कैप्चर करने की कोशिश की थी और यहाँ पे अपनी एक कौशी गवर्नमेंट चलाता था सीरिया, ये शरीयत लॉ के हिसाब से। अभी इराक की पॉपुलेशन आप देखोगे तो वो बहुत सारी ये कट्टरपंथी कानूनों से साथ सहमत नहीं करती थी, ठीक है। सद्दाम हुसैन ऐसा भी नहीं था कि उनको कट्टरपंथी, तो इसके कारण ये अल कायदा इन इराक नाम की जो लीडरशिप थी उसके खिलाफ अवेकनिंग हो जाता है, जिसको कहा जाता है अनबार अवेकनिंग। अब पता चलेगा कि फॉर्मर इंसर्जेंट्स, अमेरिकन आर्मी, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये अल कायदा इन इराक नाम की जो फोर्स उभर के आई थी, जो आईसिस का अर्लियर वर्जन था, इसको भगा दिया जाता है, ठीक है। पता चलेगा कि ठीक है, ये अल कायदा इन इराक को पूरा का पूरा तो 2006 के अंदर इतना सारा एरिया कैप्चर कर रहे थे, 2008 तक आते आते इनको भगा दिया गया, ठीक है। अभी आपको इंपॉर्टेंट ये चीज मैं बता रहा हूं कि 2008 के अंदर अल कायदा इन इराक नाम की फोर्स तो बहुत सारी डाइल्यूट हो गई थी, बट इट वॉज स्टिल रिकवरिंग इटसेल्फ और 2011 के अंदर फिर से कमबैक करती है और 2013 में वो आईसिस नाम से फिर से इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद भी अमेरिका जब यहाँ पे रहता है तो सिविल वॉर की सिचुएशन कर देता है। एक साइड पे सुन्नी इंसर्जेंट झगड़ रहे थे क्योंकि उनको पावर में आना था, शिया मिलिशिया झगड़ रहे थे जो गवर्नमेंट उनको प्रेशर कर रही थी कि आप लड़ो हमारी तरफ से, तीसरी साइड पे यूएस लेड फोर्सेस, अमेरिकी फोर्सेस यहाँ पे पूरी तरह से कैप्चर कर रहे हैं, वो भी लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो सिविल वॉर की सिचुएशन है बगदाद के अंदर। आए दिन आज की तारीख में भी यही है कि आप बाहर निकलोगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, नो गारंटी ऑफ लाइफ, ठीक है, वापस वन पीस के अंदर वापस आओगे। तो एक साइड के अंदर शिया झगड़ रहे, सुन्नी झगड़ रहे यहाँ पे, ठीक है। जेरेमी कॉर्नर अपना बेचारा हर्ट लॉकर का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ घूमते रहते हैं, बट ठीक है, बच गए बेचारे भाई साहब। तो ये कहानी है पूरी की पूरी सिविल वॉर की। अभी यहाँ से आगे चलोगे तो बगदाद के अंदर एथनिक क्लिंसिंग होता है। हुआ ऐसा कि वंस द शियास केम टू पावर पोस्ट दिस यूएस इन्वेजन, तो ये जो येलो वाला है ना, ये शिया सुन्नी मिक्स नेबरहुड हुआ करते थे, इनको खदेड़ा गया, शियास को इस साइड कर दिया गया, सुन्नीस को इस साइड कर दिया गया, और जो मिक्स नेबरहुड, जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था बगदाद का, वो तोड़ दिया गया। तो फिर से एक सेक्टेरियन लाइन बनाई गई बगदाद के अंदर, इराक के अंदर, और इसके कारण भी इनका युद्ध हो रहा है। तो सिविल वॉर के पीछे का ये भी कारण है, जब एथनिक क्लिंजिंग हो रहा था। आप देखोगे कि शिया की मस्जिद में बॉम्ब होगा, आप देखोगे कि सुन्नी मेजरहुड नेबरहुड जो एरिया है वहां पे बॉम्बिंग किया जाएगा, वहां पे सुसाइड अटैक हो रहे हैं। तो जानबूझ के ये टारगेट किया जा रहा था सो दैट
इनकी जो नेबरहुड और लोकेलिटीज है वो मिक्स ना हो पाए, अलग अलग कर दे। अभी यहाँ पे रोल आता है नई गवर्नमेंट का। अभी नई सरकार अमेरिका ने, ठीक है, इनके ऊपर ये था ना डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी इंपोज करके गया था कि ठीक है, तो एक नया एग्रीमेंट बनाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये ट्राइपेरेंट एग्रीमेंट के तहत 3 चीजें बोली गई। इनका प्रेसिडेंट जो होगा ये विल बिलोंग टू द कुर्दिश कम्युनिटी। इनका जो स्पीकर होगा पार्लियामेंट का वो सुन्नी होगा, और प्राइम मिनिस्टर होगा वो शिया होगा। अब प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, इसके लिए हमने बड़ा सर्कल किया है। अभी पता चलेगा पहला प्राइम मिनिस्टर बनता है नूरी अल मलिकी। 2006 के अंदर भाई साहब पावर में आते हैं। अभी शिया मेजोरिटी अभी तक की हिस्ट्री के, इराक की हिस्ट्री में देखोगे 50 साल के बाद पावर में आई है, ठीक है, तो आके कोई तूफानी करने की कोशिश करेंगे। इसने आईसिस के राइज को असिस्ट करने के लिए बहुत अच्छी सारी चीजें की है, पुश किया है, इम्पैक्ट किया है। पता चलेगा ही सेंट्रलाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर इन ऑफिस, करप्शन करता है, सब अपने सगेबंदी, जितने भी इतने नेपोटिज्म है, सब शिया रिलीजन के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स थे, अथॉरिटी के पोस्टेस से, उन सबको गवर्नमेंट के अंदर बिठा दिया जाता है, ठीक है। एंड ही रैन द लाइन इराकी गवर्नमेंट ऑन सेक्टेरियन लाइन्स। अभी सुन्नीस को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया। जो सदाम हुसैन आज से 20 साल पहले करता था या 10 साल पहले करता था, वही चीज दोहराई गई। अगर आपको नया कंट्री बनाना है, इफ यू आर फॉर्मिंग अ न्यू नेशन, आपको पुरानी चीजें भूल जानी चाहिए थी। बट ये भाई साहब फिर से इराक के अंदर यही करते हैं कि अभी हम सुन्नी लोग को परेशान करेंगे, इनको दबाएंगे। एज यूजुअल सदाम हुसैन के विरुद्ध में जैसे प्रोटेस्ट मूवमेंट चले, इनके विरुद्ध में भी प्रोटेस्ट मूवमेंट चलते हैं और सुन्नी लोग इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं। इनको लगता है कि भाई अभी हमको ये प्रोसिक्यूट कर रही है सरकार, नाउ वी हैव टू यूज द फोर्स। हम लोग की डिमांड नहीं सुनी जा रही, आप कुछ भी कर दो, ठीक है। और इसके कारण बहुत सारे सुन्नी इंसर्जेंट जो थे वो आईसिस जैसे मिलिटेंट ग्रुप और अल कायदा जैसे मिलिटेंट ग्रुप को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो सरकार का बहुत बड़ा रोल है आईसिस के राइज को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी बोली जाती है, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे 2011 से लेकर 2013 के बीच में नूरी अल मलिकी के विरुद्ध में। फाइनली इतना प्रोटेस्ट बढ़ गया तो सितंबर 2014 में इसको स्टेप डाउन करना पड़ा, क्योंकि ही यूज्ड टू रन दिस गवर्नमेंट ऑन अ वेरी सेक्टेरियन थिंग। और नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं हैदर अल अब्दी, ठीक है। अभी ये भाई साहब, ठीक है, पहले कुछ यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक के अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव थे, तो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। बट कहानी ये चल रही है कि इनके पास भी अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि एसेंशियली एक पपेट के तौर पे इनको बैठाया गया है, ठीक है। तो एक कहानी ये है इसकी पूरी। अभी बैकग्राउंड डेवलपमेंट क्या हो रहे थे अरब कंट्रीज के अंदर, हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेशंस के साथ ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला था। 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग, ठीक है, राइट, स्टार्टेड फ्रॉम टूनिशिया से इजिप्ट से यमन, यूएई, लीबिया, लीबिया से फिर फाइनली सीरिया। यहाँ पे आके गाड़ी अटक जाएगी, आपको पता चलेगा कि बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है। स्टार्टेड फ्रॉम tahrir स्क्वायर इन इजिप्ट, वहां से चला जाएगा, आपको पता चलेगा दमास्कस के अंदर, ठीक है। हम सीरिया को आज देखेंगे फिर से, सीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है और सीरिया के अंदर ही आईसिस का राइज होता है, ठीक है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दमास्कस से प्रोटेस्ट शुरू होता है, अरब स्प्रिंग, ठीक है, जगह जगह पुरानी रिजिम्स थी उनको गिरा दिया जाता है। फंडामेंटल रीजन रिवॉल्यूशन के पीछे इस बार गन नहीं था, जिस बार क्रांति हुई वो थी आपकी सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा, फेसबुक और ट्विटर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अरब स्प्रिंग। तो दी सोशल मीडिया इज लाइक अ टू एज स्वॉर्ड, ठीक है, तो दो धारी तलवार की तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ दूसरी धार की तलवार करी, और पुरानी से पुरानी जो 30-30 साल पुरानी इनकी जो लीडरशिप थी, ठीक है, तो डेमोक्रेसी की जब हवा चलती है तो ये सबकी सब सरकारें गिर जाती है। पता चलेगा कि ये 4-5 भाई दोस्त, ठीक है, हर बार मिलते रहते थे, पार्टी करते थे, एक गिरा और सब गिर गए, ठीक है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। यहाँ बशर अल असाद के पास आके गाड़ी अटक जाती है, और यही गाड़ी आपको पता चलेगा कि आईसिस की राइज को हेल्प करेगी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि राइज ऑफ आईसिस एंड सीरिया सिविल वॉर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड सीरिया सिविल वॉर फॉर द राइज ऑफ आईसिस। इस्लामिक स्टेट का ग्रोथ सीरिया के सिविल वॉर के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरिया का सिविल वॉर है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, 4 से 5 मिलियन लोग यहाँ से रेफ्यूजी हो गए हैं, लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया है ह्यूमंस का, ठीक है। बहुत सारी टाइमलाइन है, आप इसके अंदर पढ़ लीजिएगा। प्रो असाद फोर्सेस है यहाँ पे, रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह करके जो पैलेस्टीनियन एंड लेबनीज शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे आपको देखने को मिला टर्की, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए, दे आर अगेंस्ट द सीरियन गवर्नमेंट। एज यूजुअल शिया सुन्नी बैलेंस है, अमेरिका का खुद का एक जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस है, उसके थ्रू ये सब कुछ चीजें कर रहा है, ठीक है। तो एक कहानी इसकी यहाँ पे चल रही है, वो है सीरिया का सिविल वॉर। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राइज होता है सीरिया के अंदर सेक्टेरियन क्राइसिस। जैसे इराक के अंदर सेक्टेरियन क्राइसिस के पीछे पुरानी गवर्नमेंट का दोष था, सीरिया के अंदर भी यही होगा कि कॉलोनियल पावर फ्रेंच ने जब आपकी साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के तहत पावर कैप्चर करता है 1920s के अंदर सीरिया के अंदर, तो ये भी फिर से अपनी सेक्टेरियन लाइन के थ्रू प्रमोट करता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम के अंदर किया गया, वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शिया सुन्नी के अंदर। फंडामेंटल चीज ये थी कि यहाँ पे शिया माइनॉरिटी थी, अलवाइट शिया,
जो शिया सेक्ट है, अलवाइट सेक्ट है उनकी, उनको पावर दे देते हैं फ्रेंच लोग, ठीक है। तो यहाँ पे उतनी सीरियन मिलिट्री कंस्ट्रक्ट कराते हैं नहीं। तो जब फ्रेंच 1963 में अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल छोड़ देते हैं, 1946 में वो डायरेक्ट चले गए थे, बट इनडायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस बहुत था, ठीक है। हरारी डायनेस्टी एंड ऑल दिस थिंग्स पीपल वर देयर, हाशेमाइट के लोग भी थे। बट पता चलेगा कि 1936 के अंदर इनडायरेक्ट फ्रेंच कंट्रोल चला जाता है, और ये जो अलवाइट लोग थे, जो माइनॉरिटी के अंदर है, जो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग पावर में आते हैं। इसके बाद एक भाई साहब आते हैं, हाफिज अल असाद, द फादर ऑफ बशर अल असाद, जो आज के प्रेसिडेंट है। 1970 के अंदर पावर में आते हैं, और जो सदाम हुसैन इराक के अंदर करेंगे वही चीज ये यहाँ पे दोहराएंगे सीरिया के अंदर। सुन्नी मेजोरिटी वाज ब्लॉक टू कमिंग फ्रॉम मीनिंगफुल पावर, कि सुन्नी मेजोरिटी को फिर से रोका गया। एज यूजुअल उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। पता चलता है कि सीरिया बहुत ही स्टेबिलाइजिंग फोर्स के तौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को जाता है, और लेबनान के अंदर आपको पता होगा 90s के अंदर बहुत सारा सिविल वॉर हुआ था, तो सीरिया वहां पे इंटरवीन करता है, और वहां के क्रिश्चियंस और जो शिया मुस्लिम्स है उनको हेल्प करता है, ठीक है। तो अपनी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस और वहां के लोगों को, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। 1980s 90s के अंदर पता चलेगा कि हाफिज अल असाद के खिलाफ में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे मूवमेंट हुए, thousands and thousands civilians were slaughtered just like Saddam Hussein did in Iraq. Finally 2000 के अंदर इसका हृदय परिवर्तन होता है, बोलता है कि मैं अपने बेटे को यहाँ पे पावर सत्ता सौंप के जाता हूँ, and he continued the despotic sectarian rule. Right from 2000 till 2011 ये थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन करता है पावर का, बट अपना एक आयरन हैंड बना के रखता है, ठीक है, और इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट होता है। अब पता चलेगा कि 2011 के अंदर हमने देखा कि अरब स्प्रिंग हुआ, दमास्कस के अंदर प्रोटेस्ट हो जाते हैं। सीरिया के अंदर अरब स्प्रिंग की आंधी चलती है कि भाई इसके 30 साल पुराने, ऑलमोस्ट 40 साल, 1970 से इसका बाप जब से पावर पे आया था हाफिज अल असाद, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें अमेरिका का हैंड आ जाता है, जब फ्री सीरियन आर्मी नाम की एक रेबेलियन ग्रुप बनती है, जो सुन्नी मेजोरिटी की एक आर्मी बनाई जाती। अमेरिका इसको बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इनको हथियार देता है, इनको पैसे देता है, मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो फ्री सीरियन आर्मी उभर के आ रही है। इसके बाद पता चलेगा 2011 के अंदर एक ग्रुप जो इराक से भाग के आता है, इराक के अंदर स्टेबिलिटी का बहुत सारा इश्यू हो रहा था, तो इसमें से बहुत सारे लोग वहां से भाग गए, और काफी सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अल कायदा इन इराक का जो लीडर था, जो अबू बकर अल बगदादी, जो आईसिस है, AQI बोला जाता था पहले, वो एक अपने सोल्जर्स को भेजता है, अपने टॉप डेप्यूटी जनरल को, ठीक है, अल जुलानी करके, मोहम्मद अल जुलानी को सीरिया में भेजता है। और जुलानी फाइनली आपको पता चलेगा एक फ्रंट है, दूसरा फ्रंट, जैबत अल नुसरा कहते हैं, उसके राइज के पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फोर्स हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग जैबत अल नुसरा क्या है और वो किसके साथ झगड़ रहा है वो भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत सारी हॉटस्पॉट है, खिचड़ी जमा के रख दी है, ये सब कंट्रीज कंटिन्यूसली झगड़ते रह रहे हैं। पता चलेगा 2011 के अंदर रशिया यहाँ पे वीटो कर देता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जब रिजोल्यूशन पास होना था सीरिया के विरुद्ध में। ये रशिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी है। आज की तारीख में आप देखोगे कि रशिया की जो ग्लोबल डोमिनेंस है या अपनी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो कम हो रहा है। इसके कारण रशिया शीरा रिलेशंस 1970 से, जब से हाफिज अल असाद पावर पे है तब से रहा है। रशिया का एक मिलिट्री बेस भी हुआ करता था, यहाँ नेवल बेस था, रशियन सिटीजन्स काफी सारी मात्रा में रह रहे थे, इनके बीच में कल्चरल रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। तो रशिया इसके कारण ही वीटो कर रहा है। आज की तारीख में भी रशिया इसके लिए बहुत ही पॉलिटिकल फोर्स बन के उभर के आ रहा है। 2012 के अंदर इसके बाद एक नया फोर्स उभर के आ रहा है जिसका नाम है जैबत अल नुसरा। अभी इसका क्रिएशन बोला जाता है कि हाफिज अल असाद ने किया। ये जो अल जुलानी को भेजा था अबू बकर अल बगदादी ने, वो उसको खाली एक सेटअप के लिए भेजा गया था, ठीक है, आप करिएगा। बट जो पीछे की जो चिंगारी पूरी की पूरी जो आग लगाई है वो इसने लगाई। अभी हुआ क्या कि 2011 से ही सुन्नी इंसर्जेंट, ये फ्री सीनियर आर्मी और छोटे 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 रेबल ग्रुप्स थे, वो हाफिज अल असाद को टॉपल करने की कोशिश कर रहे थे। बशर अल असाद। अभी बशर अल असाद की पोजीशन ऐसी हो गई थी कि उसको डर लग रहा था, तो उसको लगा कि एक काम करता हूं मैं, ये सब मिलिट्री, ये सब जितने भी प्रिजनर्स है, एक्सट्रीमिस्ट है, उनके फादर ने पकड़े थे, उसने पकड़े हुए थे, इनको छोड़ देता हूँ। एक तो पहले इनको मैं छोड़ूंगा, ये सब एक सब गुंडे लोग हैं, सबसे सब बहुत ही पावरफुल इनकी सेना, टेरर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, तो मेरी गुडविल बनेगी, दे माइट फाइट अगेंस्ट दी एनिमी फोर्सेस, क्योंकि मैं इनको पैसे भी दूंगा, ऐसा बोला गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसको ये लग रहा था कि सीरियन क्रिश्चियंस और अलवाइट शिया मुस्लिम्स है ना, उनको यूनाइट कर दूंगा, बोलूंगा कि देखो सुन्नी लोग मुझे हटाना चाहते हैं, आप मुझे सपोर्ट कर दो, you support me. So on the pretext of releasing the Jabhat al-Nusra, on the political prisoners of Syria, Jabhat al-Nusra को पॉप अप कर दिया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। हाफिज बशर अल असाद ने बहुत सारा पुश करता है। इसके बाद पता चलेगा कि जैबत अल नुसरा की जो कैलकुलेशन थी बशर अल असाद के द्वारा जो सोचा गया था वो उल्टा हो जाता है। आज जैबत अल नुसरा अपने आका के खिलाफ ही लड़ रहा है, जो आईसिस ने उसको भेजा था, क्योंकि टेरिटोरियल कंट्रोल के खिलाफ इनकी आइडियोलॉजी कुछ मैच नहीं हो रही। इसी के साथ साथ जैबत अल नुसरा इज फाइटिंग अगेंस्ट द रेजाइम,
जो आज का सीरिया का रिजाइम है बशर अल असद। तो दो साइड में लड़ाई चल रही है, कौन किसके साथ लड़ाई कर रहा है पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। अभी कहानी कम नहीं हो रही थी कि हिजबुल्लाह नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टाइन और लेबनान के अंदर बहुत सक्रिय है, ये कूद पड़ता है, ये बोलता है कि भाई मैं अभी मेरी सीरिया की आर्मी को सपोर्ट करूंगा क्योंकि हम लोग शिया है, बशर अल असद भी शिया है, ठीक है। तो आपका आयतुल्लाह खौमनी का फोटो ये हिजबुल्लाह का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है उसके साथ साथों साथ दोहराया जाता है, ठीक है। इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ठीक है, आयतुल्लाह खौमनी। तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक कर दिया जाता है, पूरी की पूरी मिक्सचर चलती है। इसके बाद भी कहानी कम नहीं होती, 2013 के मार्च के अंदर अरब लीग यहाँ पे कूदता है, बोलता है कि हम लोग जितने भी रेबल्स है उनको हेल्प करेंगे। अरब लीग को पसंद नहीं आ रहा था कि सीरिया के अंदर एक शिया मेजोरिटी, सुन्नी मेजोरिटी कंट्री के अंदर एक शिया आदमी पावर पे हो रहा है, इतना प्रोसिक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इतनी खिचड़ी हो गई और फाइनली 2013 के अंदर यहाँ से जो 2011 के अंदर आईसिस नाम की जो संस्था आई थी, इसके थोड़े बहुत लड़ाके आए थे, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं तो आईसिस का राइज हो जाता है। So essentially what started as an anti-regime movement got converted into multilateral sectarian country supported movement into a hodgepodge। एक ऐसी खिचड़ी बना दी शिया सुन्नी के नाम से, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, कौन किसको कहां कहां मार रहा है, ठीक है। आईसिस झगड़ रहा है, दूसरा झगड़ रहा है, और भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री सीरियन आर्मी, ठीक है। अभी यहाँ पता चलेगा कि रशिया है ना जबरदस्त दूसरा को बॉम्ब कर रहा है और फ्री सीरियन आर्मी को भी, फ्री सीरियन आर्मी को इसके लिए बॉम्ब कर रहा है क्योंकि अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। तो अब जैसे ही जब फर्स्ट वीक के अंदर बॉम्बिंग चला रशिया का, तो पता चलेगा कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया। रशिया ने बोला कि वी आर ट्राइंग टू सप्रेस द रेबल्स, ये भी रेबल्स ही थे ना एसेंशियली, फ्री सीरियन आर्मी और जबरदस्त दूसरा दोनों रेबलियन फोर्स है, एंटी रिजाइम फोर्सेस है। तो एसेंशियली रशिया एक तीर से दो निशान मारने की कोशिश कर रहा है। एक साइड पे बशर अल असद के जो भी रिजाइम है उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है, दूसरी साइड पे पता चलेगा कि अमेरिका भी थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। सो फंडामेंटल थिंग्स, व्हाट आर द रीजन फॉर द राइज ऑफ आईसिस, एक एक करके देख लेते हैं। पहला था रोल ऑफ मलिकी गवर्नमेंट, सिविल वॉर इन इराक, सिविल वॉर इन सीरिया, ठीक है। पहला रीजन समझ में आ गया, अगर पूछ दे कहीं ना कहीं 5 मार्क करके व्हाट आर द रीजन फॉर द राइज ऑफ आईसिस। दूसरा रीजन पता चलेगा कि विड्रॉल ऑफ वेस्टर्न ट्रूप्स फ्रॉम इराक फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 2009 से अमेरिका जैसे विड्रॉल शुरू करता है तो ये लोग जा रहे हैं, इराकी पहले फटाके फोड़ रहे होते, बोले हमारी पावर आई, हमारी पावर है, ठीक है। पता चलेगा कि इसके बाद सिचुएशन और खराब हो जाती है। इसके बाद डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन। अभी ओसामा बिन लादेन का इसकी डेथ के साथ क्या रिलेटेड है, आईसिस के राइज के साथ हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। कहानी ये चलती है कि यूएस वॉर ऑन टेरर जो 2001 से चलाया गया था, जब अंकल सैम जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोलते हैं आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, ठीक है, आप हमारे साथ में हो या हमारे विरोध में हो, दो ही चीज होगी, और आतंकवादियों के खिलाफ। तो अल कायदा को बहुत ही वीक फोर्स बन दिया जाए, तोरा बोरा की पहाड़ियों के बहुत सारे बॉम्बिंग्स हो रहे हैं, चुन चुन के मारा जाता है। हुआ ऐसा कि आईसिस के एरियाज जो ऐसे थे वो स्टेट सेफ सेंचुरी थे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा कि जितने भी लड़ाके थे, ओसामा बिन लादेन की डेथ हो जाती है तो इसके जो मुजाहिदीन और फिदाइन फाइटर्स थे उनको कोई लीडर नहीं मिल रहा था। तो अबू बकर अल बगदादी नाम का एक नेता अचानक उभर के आता है, उनको लगता है कि भाई ये हमारा नेता है आज से। तो बहुत सारे लड़ाके ये ओसामा बिन लादेन की डेथ के बाद इस साइड आईसिस के साइड चले जाएंगे। तो बहुत सारे अल कायदा के फाइटर्स ही आईसिस के अंदर अभी जुड़े हुए हैं, वो चीज भी देखने को मिलेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखिए कि अल कायदा और आईसिस के बीच में आइडियोलॉजिकल कंपैरिजन देख लीजिए, ठीक है। ये टेररिज्म और मिलिटेंट एक्टिविटीज की बात करता है। दिस इज टेलिंग अबाउट रिटर्न टू डिग्निटी ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स। सुन्नी मुस्लिम्स को अपनी वो रिस्पेक्ट वापस ला के देगा। तो और ज्यादा आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन, ये शिया सुन्नी की कभी बात नहीं करता अल कायदा, ठीक है। आईसिस शिया सुन्नी के ऊपर बात कर रहा है। सुन्नी पॉपुलेशन हमने देखा ऑलमोस्ट 950 बिलियन से ज्यादा है, ठीक है। तो एक मुद्दा ये आ जाता है, अपील टू प्रोफेशनल्स, ये ज्यादा इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा उठाया करता था। ये क्या उठा रहा है कि सोशल सर्विसेज, अपील ऑफ वायलेंस, रिटर्न टू मिडेवल, ठीक है। तो ये बीच के कॉमन है, दारुल हर्ब वर्सेस दारुल इस्लाम, ठीक है। पूरी की पूरी किस तरह से लोन वुल्फ अटैक किए जाते हैं। तो आइडियोलॉजिकली डॉक्ट्रिन के अंदर भी बहुत फर्क है और ये ज्यादा इफेक्टिव रहा है, ठीक है। हम लोग आज आईसिस किस तरह से आगे ग्रो करता है वो भी देखेंगे। रीजन फॉर राइज ऑफ आईसिस, और अनलाइक अल कायदा व्हिच डज नॉट वांट्स अ स्टेट, The ISIS has established a caliphate with proper state administration। रक्का करके सिटी है सीरिया के अंदर, वहां पे एक पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। एक इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, कोर्ट्स, आप बोलोगे वो सब चीजें पूरी की पूरी डेवलप की जा रही है। एक आपकी जुडिशरी चलती है, सबका सब डेवलपमेंट। इसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पे ये बहुत ही वॉर टोन एरिया था, पिछले 10 साल से लड़ाई चल रही थी। तो लोगों को भी थोड़ी बहुत शांति मिली कि कम से कम एक फोर्स तो आया। आईसिस वहां पे सिक्योरिटी तो एटलीस्ट दे रहा है आए दिन, वहां पे अब तो बॉम्ब अटैक नहीं होते। अगर आप मारोगे नहीं तो आपका गला काट दिया जाएगा, ठीक है, यूज ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट वायलेंस। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो टैक्सिंग दी रिच पीपल, और नॉन मुस्लिम्स हो रहे उनके लिए आपको जजिया लगाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो गला काट काट के आपकी हत्या कर दी जाती है।
एक फंडामेंटल चीज है कि अल कायदा और आईसिस के बीच में डिफरेंस देखिए। वन ऑफ द बेस्ट फंडेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, हमने नक्सल्स का देखा था, वो 2000 करोड़ रुपए को चुकाते हैं, ठीक है, हमने सैटरडे के लेक्चर्स के अंदर 2 बिलियन डॉलर की इकट्ठा करते हैं। ये आंकड़ा भी अभी बढ़ गया है। कहां से आता है इतना सारा पैसा? ऑयल, नेचुरल गैस, एक्सटॉर्शन, फॉस्फेट, एग्रीकल्चर की कुछ प्रोडक्ट्स, सीमेंट बनाते हैं, बार्ली, किडनैप एंड रैंसम 120 बिलियन, ठीक है, उठा के आपको किडनैप कर दिया जाता है, एंड डोनेशंस 50 मिलियन। इनके बहुत सारे मित्र हैं आजू बाजू के कंट्रीज के अंदर जो बोलते हैं कि भाई धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, तो हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो रीजन फॉर द राइज ऑफ आईसिस बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण आपको ये भी दिखेगा कि ये लोग कंटिन्यूसली झगड़ रहे हैं। अभी हाउ आईसिस फाइनेंसेस ऑयल टू फाइनेंसेस टेरर ऑपरेशंस, ये सीरिया के, ये ठीक है, ये 4-5 महीने पुराना डेटा है कि आईसिस इराक के अंदर 30,000 बैरल प्रोड्यूस हो सकता है, उतना एरिया कैप्चर कर। सीरिया के अंदर इसके पास 50,000 बैरल दिन का प्रोडक्शन हो रहा है, उतना एरिया है, 1.2 मिलियन अ डे, ठीक है। इट कम्स टू रफली 1.5 बिलियन अ ईयर। इतना पैसा है इनके पास, और आजू बाजू की सब सरकारें इनसे पैसा तेल खरीदती है अंडर, ठीक है। आज अगर आपका $40 बैरल के हिसाब से, $93 बैरल ओरिजिनल प्राइस था, 40 के ऊपर बेचेंगे। आज बैरल का प्राइस आपका ऑफिशियल 40 हो गया तो $20 में बेच देंगे, ठीक है। इनके बाप का कुछ जाने वाला है नहीं, सबको आराम से बेचा जा रहा है और सरकारें खरीदती भी। ऐसा भी बोला जाता है कि सीरिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इनसे ऑयल खरीदती है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मिलिट्री, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड पावर इन द नेम ऑफ रिलीजन। सब अधर्मी बातें होती रहती है। अब देखना चाहिएगा कि आईसिस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हमने नक्सल्स का देखा था। पता चलेगा कि सीरिया और इराक के लिए एक फंडामेंटल दोनों गवर्नर बनाए हैं, उसके नीचे काउंसिल्स बनाई जाती है। 9 काउंसिल है, कोई बोलता है 12 काउंसिल है, ठीक है। ये एक मैप है जहां पे 9 काउंसिल बोला गया है इराक एंड सीरिया को लेके। दूसरा बोला गया कि 12 काउंसिल है, देयर 12 गवर्नर्स फॉर इराक, डिफरेंट काउंसिल, और उसमें जो शुरा काउंसिल है जो शरीयत लॉ के हिसाब से पूरा का पूरा रूल करती है, ठीक है। अबू मुस्लिम और तुर्कमानी, अबू अली और अनबारी, ये अनबारी ऐसा बोला जाता है कि ये इराक की आर्मी का, सद्दाम हुसैन की आर्मी का सिपाही हुआ करता था, ठीक है। तो सोल्जर था, आज गवर्नर बन गया, ठीक है, सीरिया का पूरा, काफी ग्रोथ हो गया उसका, ठीक है। सो यू विल रियलाइज दिस थिंग, फाइनेंशियल काउंसिल, मिलिट्री काउंसिल, लीगल काउंसिल, इनका एक ये पूरा का पूरा मीडिया काउंसिल है जिसके थ्रू आपको वीडियोस देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग वीडियोस अपलोड करता है आए दिन, महीने दिन, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, ये ठीक है। अभी कहानी ये बोलता है कि इट वांट्स टू इम्प्लीमेंट शरा लॉ। शरा के हिसाब से ऐसा बोलता है कि आपको म्यूजिक और उसका पाबंदी होनी चाहिए, वीडियो की, म्यूजिक की, टीवी की, इंटरनेट की आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें गलत है, हदीस के अंदर लिखा गया है। उसी का सहारा लेके अपना प्रोपोगंडा फैला रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी आयरनी है जहां पे ये आईसिस पूरा करता है। अब बात आती है कि आईसिस के पीछे ग्लोबल स्ट्रेटेजी क्या रही, आईसिस को कैसे टैकल किया जा रहा है आज की तारीख में। पता चलेगा कि 2014 के अंदर पेरिस के अंदर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अंदर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग लड़ेंगे। आयरनी ये रही कि नवंबर 2015 के अंदर पेरिस के ऊपर ही अटैक हो गया, ठीक है। हम लोग हफ्ते भर पहले की बात कर रहे हैं। तो जो स्ट्रेटेजी डिवॉल्व की गई थी, पता चलेगा कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जहां से शुरू हुआ वहां पे ही खत्म हुआ। फिर से पेरिस के ऊपर अटैक किया गया, 200 लोग को मारा गया, ठीक है। यहाँ पे फ्रांसो हॉलैंड और इराक के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। पता चलेगा कि 30 कंट्रीज यूएस लेड कोalition के थ्रू अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो नूरी और मलिकी ऐसा पोस्टर, ठीक है, वहां की लोकल मीडिया के अंदर चल रहा था कि इराक यूज्ड टू बी अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर अमेरिका, ठीक है। तो वो भाग रहे थे, तो यहाँ पे क्विक सेंड का नारा देके उसको बुलाया जाए कि आ जाओ, पधारो हमारे देश, अब तुम फिर से मारे जाओगे, ठीक है। आपकी इतनी कैजुअलिटी हो रही थी। इसके साथ साथ टेरर अटैक्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनकी लोकेलिटीज थी, उनके ऊपर एरियल अटैक्स करने की कोशिश की। आईसिस को ग्लोबल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने की घोषणा कर दी। पर आयरनी यहाँ पे फिर से एक मुद्दा ये हो रहा है कि यूनाइटेड नेशंस नाम की जो संस्था है, या यूएनएससी के थ्रू आप जितने भी रिफॉर्म्स देखोगे, वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू गिव अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज टेररिज्म ऑल अबाउट, ठीक है। तो आतंकवाद की आप एक डेफिनेशन ही नहीं दे पा रहे हो, तो ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन किसको कहोगे और किसको नहीं कहोगे, उसके ऊपर ही, ठीक है, प्रश्न उठते रहते हैं। आज की तारीख में भी यही हो रहा है। इसके बाद पता चलेगा कि दिस एरियल अटैक्स आर नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। मुद्दा आता है क्यों। पहला रीजन आपको देखने को मिलेगा कि आईसिस वाले बहुत शाणे हो गए हैं। 1-2 बार अबू बकर अल बगदादी के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद कॉन्वॉयस में नहीं घूमते, ठीक है, बाइक लेके घूमते रहते हैं, कैमोफ्लेज व्हीकल। फंडामेंटल थिंग, दे हैव मूव्ड क्लोजर टू बगदाद एंड अदर सिटीज के अंदर मिक्स हो जाते हैं स्लीपर सेल्स के थ्रू, सो दैट आप अटैक करोगे तो सिविलियन कैजुअलिटी होगी, आपका कोलेटरल डैमेज बहुत बढ़ जाएगा। तो एक मुद्दा यहाँ पे अटकता है कि ये लोग रुक जाते हैं। इसके बाद पता चलेगा कि रीजन क्यों नहीं आ रहा। दूसरे 2 मेजर कंट्रीज इसके आजू बाजू के नेबर्स है, एक है टर्की, एक है ईरान। दोनों यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे। अभी बाजू वाले देश में कुछ हो रहा है और वो लीडरशिप ले,
अमेरिका वहां से बॉम्बिंग करेगा, इससे अच्छा बाजू से ही कुछ बेस बना के कियो तो आराम से आपको स्टेबिलाईज कर रहा है। दे माइट बी मोर फैमिलियर अबाउट द जियोपॉलिटिकल नेबरहुड इन द कंट्रीज, बट ये लोग इंटरफियर नहीं कर रहे। इसके कारण क्या है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। टर्की के अंदर बहुत सारी कर्दिश पॉपुलेशन है, पीकेके कर्दिश पीपल पार्टी, वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है ये कर्दिश लोगों की पार्टी को टर्की के अंदर। क्यों? क्योंकि दे आर डिमांडिंग सेसेशनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम टर्की। ये कर्दिश पॉपुलेशन टर्की के अंदर है, इराक के अंदर तो हमने देखा ही है, ईरान के भी थोड़े बहुत एरिया, और इन लोग की डिमांड है कुर्दिस्तान। हमको एक नया कुर्दिश स्टेट बनाना है, कुर्दिस्तान बनाना है, जो आपकी जो भी मेजोरिटी टर्किश प्रोविंसेस है और कुर्दिश प्रोविंसेस है उसको मिला के। अभी कहानी है दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम टर्की एंड दे गेट कुर्दिश पीपल हु आर बेस्ड इन इराक, उनसे सपोर्ट लिया जाता है। अभी कहानी ये है कि इस्लामिक स्टेट ऑल्सो वांट्स टू कैप्चर दिस एरियाज, कुर्दिश कंट्रोल एरियाज है। इरबिल नाम का जो सिटी है बहुत ही कुर्दिस्तान की लाइफलाइन बोली जाती है, उसकी इकोनॉमी बहुत ही लेबरिंग है, बहुत ही हाई जा रही है। इस्लामिक स्टेट का तो ऑब्जेक्टिव वही है कि पूरे के पूरे एरिया के ऊपर राज करूंगा। तो इस्लामिक स्टेट या कर्दिश को दबाने की कोशिश करेगा, इन सब लोग की जितने भी एस्पिरेशन है उसको दबाएगा। तो टर्की को लगता है कि इस्लामिक स्टेट हमारा काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इस्लामिक स्टेट जो टर्की का सरदर्द है, ये कुर्दिश लोग वहां पे आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट करते रहते हैं, आए दिन वहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, तो लगता है कि मैं क्यों इंटरफियर करूं, भाई मेरे कुछ लेना देना नहीं है, इस्लामिक स्टेट ही मेरा काम करके दे रहा है, ये कुर्दिश लोग को दबाने की कोशिश। इसके लिए ठीक है, तो टर्की रिसेंटली अभी इसने बॉम्बिंग करना शुरू किया है क्योंकि इस्लामिक स्टेट ने टर्की के बॉर्डर के ऊपर भी अटैक करना शुरू किया। सो अभी ज्यादा कुछ तो भी इंटरफियर नहीं करे। टर्की इज नॉट डायरेक्टली कमिंग इन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट, बोले लड़ते रहो तुम लोग, ठीक है, मार काट के मर जाओ, ठीक है, इन लोग को कुर्दिश लोग को आप दबा दोगे तो हमारे यहाँ पे जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहा है कुर्दिश लोगों का वो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आईसिस के कंधे के ऊपर बंदूक रख के फायरिंग की जा रही है टर्की के द्वारा, बट अभी ऐसा हुआ कि आईसिस ने उनके ऊपर भी गोली चला दी है। तो अभी टर्की थोड़ा बहुत सक्रिय हो रहा है, बट बहुत ज्यादा एक्टिव पॉलिटिकल आपको ये मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा। दूसरा रीजन पता चलेगा कि अमेरिका ने जो 2003 के अंदर किया था वो गलती यहाँ पे अभी नहीं दोहराएगा, ठीक है। बहुत चुन चुन के मारा जाता था, ठीक है, आपने हर्ट लॉकर उसमें देखा ही है बहुत सारे मूवीज के अंदर, ठीक है, ग्रीन जोन, हर्ट लॉकर, बहुत सारी मूवीज आए थे उसके अंदर, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला कि वी विल गिव ओनली टेक्निकल हेल्प, हम लोग मिलिट्री ट्रेनिंग और गाइडेंस देंगे इराकी आर्मी को, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीजन आपको ईरान को देख के मिलेगा कि यूएस ईरान रिलेशन सबको पता ही है किस तरह से जा रहे हैं। तो यूएस डज नॉट वांट्स ईरान टू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस होल कंफ्लिक्ट। ऊपर से ईरान इज करंटली हेल्पिंग द इराकी शिया गवर्नमेंट। ईरान यहाँ पे जब नूरी अल मलिक को स्टेप डाउन किया गया उसके पीछे ईरान का आयतुल्ला खौमेनी का बहुत बड़ा फरमान आया था, बोले इनको हटाओ, ठीक है, बहुत सारी लड़ाई हो रही है। तो शिया मिलिशियास को हेल्प करने के लिए इराक की जो शिया गवर्नमेंट है उसको हेल्प कर रहे हैं। तो ईरान का खुद का जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है, अमेरिका को पसंद नहीं है, इसके लिए ईरान को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो पता चलेगा कि ओनली मिलिट्री हेल्प से कुछ होने वाला नहीं है और ये ज्यादातर अटैक्स यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। एक मुद्दा ये है एरियाज अंडर कंट्रोल, आप देखोगे कि 15 सितंबर में से, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्री बना दिया इन्होंने बीच में, ठीक है। सीरिया के पास अभी जो स्टेट है ऑफिशियल, सीरिया की जो ऑफिशियल कंट्री की बाउंड्री देखोगे तो 60-40% के आसपास हो गया है, ठीक है। इनका एरिया ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। सीरिया के अंदर बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, इराक के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 सितंबर का मैप है रिसेंटली, मेजर इन्फ्लुएंस जोन ये, ठीक है, इतने कंट्रीज के ऊपर डायरेक्ट अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, सीरिया, इराक, वो तीन तो है। अल्जेरिया ट्यूनीशिया की आपको कहानी पता ही होगी, ठीक है। आए दिन ट्यूनीशिया और मोरक्को के ऊपर भी 2-3 बार अटैक हुए थे, वहां की रिसोर्ट्स के ऊपर अटैक हुए। ऑल दिस अटैक्स आर लिंक टू इस्लामिक स्टेट, उनके ही एलिजेंस वाले लोग आए हैं, ठीक है। इजिप्ट के अंदर सिनाई पेनिनसुला अभी फिर से एक क्लेम गिरा दिया गया रशिया का, ठीक है, ये भी बोला गया इस्लामिक स्टेट ने किया है, ठीक है। तो सब जगह पे कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा और ये मेजर इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ये जो डार्क रेड डॉट्स है वहां पे डायरेक्ट इस्लामिक स्टेट का अटैक हुआ है, और जो आउटलाइन वाले डॉट है, ठीक है, जो रेड डॉट खाली आउटलाइन के अंदर है, वहां पे अटैक इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक स्टेट। ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होके वहां पे रह रहे हो, वहां पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर, यहाँ पे बोस्टन के अंदर बॉम्बिंग हुए, वो भी इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी वाले लोग थे। एक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ कोने के अंदर एक कंट्री है, वहां के अंदर हो गया। आपको पता होगा मेलबोर्न के अंदर एक इंसान रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया था, 2 लोग को मार गिराया था, ठीक है, कैप्चर कर दिया था, हॉस्टेज क्राइसिस था। एसेंशियली उसने भी बोला कि आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक स्टेट, मुझे ये दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब की जो पूरी लड़ाई है उसको कंटिन्यू करना है। ये तो पूरा का पूरा हॉटबेड है। बांग्लादेश के अंदर आए दिन 4 लोग को मार दिया गया, ठीक है, रैशनलिस्ट लोग थे, इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी। नसीब से इंडिया के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं देखने को मिला है, ये मैप के अंदर ऐसा बताया जा रहा है।
इसके बाद वाली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या इशू खड़े हो रहे हैं, इम्प्लीकेशंस एंड पॉलिसी ऑप्शंस फॉर इंडिया, भारत के ऊपर। ठीक है, एज यूजुअल 10 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है कि कहां कहां कौन सी अफेक्ट हो पाएगी। पहला तो 7 मिलियन से ज्यादा लोग ये गल्फ रीजन में रहते हैं। एनी वॉलेटिलिटी इन दिस एरिया पता चलेगा। ठीक है, मरहबा नमो, वेलकम नमो, ठीक है, ग्रीटिंग्स नमो, मरहबा अरबी के अंदर है। तो ठीक है, दुबई के अंदर अच्छी स्पीच हो गई है, बट इनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी एंड वेलफेयर। हमारे सिटीजन से इतने सारे लोग, क्या करोगे? 70% ऑफ द ऑयल सप्लाई कम्स फ्रॉम दिस रीजन। यहाँ एक तरह से इंस्टेबिलिटी हो गई, आपका यहाँ तेल का भाव 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एक और इश्यू हो गया। ठीक है, ऑयल का इश्यू पता चलेगा। गल्फ रीजन यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स अप टिल 2013। 180 बिलियन से ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा था। ठीक है, सऊदी आज की तारीख में, सऊदी एंड यूएई स्टिल ठीक है नेक टू नेक चलते रहते हैं, हमारे साथ अच्छा ट्रेडिंग हो रहा है। अभी यहाँ की इफेक्ट वहां पे आएगी, कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। इसके बाद पता चलेगा आपको कैन ए डिस्ट्रप्शन इन गल्फ कंट्रीज में रिजल्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस टू बी रेस्क्यू। ठीक है, आप ऑपरेशन राहत कर पाते हो 10,000 लोगों के लिए। अभी आप समझ लो कि सीरिया के अंदर तो ज्यादा हमारा वाइटल स्टेक नहीं है, बट कल उठ के यूएई के अंदर या और कोई कंट्री के अंदर, ओमान के अंदर काफी है, हमारे कतार के अंदर है, कितने लोग को रेस्क्यू कर पाओगे? ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिसी ऑब्लिक इंप्लीकेशंस हमारे ऊपर हो सकेगी। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पाइक इन ऑयल प्राइसेस, बढ़ेंगे प्राइस, कास्केडिंग इफेक्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट। आपके यहाँ 35 मिलियन, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 करोड़ लोग रेमिटेंसेस के ऊपर जीते हैं। केरला की इकोनॉमी वही है ना, गल्फ इकोनॉमी बोलता है। केरला इज अ स्टेट इन इंडिया, पर उसको बोला जाता है गल्फ इकोनॉमी। क्यों? हर दूसरे घर में से कोई ना कोई आदमी यूएई, सऊदी, कतार, बहरीन, ओमान, यमन, ठीक है, इतने कंट्रीज के अंदर गए हैं, उनकी पूरी की पूरी यहाँ लाइवलीहुड चल रही है। पैसा ही नहीं आएगा, वो लोग वहां से वापिस आ जाएंगे। केरला के अंदर ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा है अभी। बहुत सारी नर्सेज जो थी, वो जब वहां से उनको रेस्क्यू करा गया, बहुत सारे सिविलियंस को यमन के अंदर से, इराक के अंदर से, सीरिया के अंदर बहुत सारे इंडियन सिटीजन से, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग बैक। तो उनके लिए एक लाइवलीहुड का इश्यू हो रहा है, रिहेबिलिटेशन का कोई इश्यू हमारे यहाँ भी। वी डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतने सारे लोग वापस आ जाएंगे, 8-10 हजार लोग को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। फाइनली वीकनिंग ऑफ रूपी, पैसा आपका टूटेगा। ठीक है, तो फिर से हमारा रुपया रोने लगेगा। एक मुद्दा यहाँ पे रहेगा। इम्प्लीकेशंस, पॉलिसी ऑप्शंस, 40 इंडियंस वर्कर्स वर किडनैप आज की तारीख में भी। ठीक है, ये लोग इनके कैप्चर में है, ऐसा ऑफिशियल सोर्सेज बोल रहे हैं। आपकी 46 नर्सेज को कैप्चर कर दिया गया था तिकरित से, रसीद से उनको छोड़ा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द डेंजर इज फार क्लोजर देन होम इट अपीयर्स। ठीक है, जितना दूर लग रहा है उतना नहीं है, आपके घर के अंगने के अंदर ये पूरा का पूरा है। इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आईसिस ने जैसे अबू बकर, जैसे आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने खैलीफेट बनाया था, उसके बाद उस्मान ने एक खैलीफेट बनाया था, उसी तरह का एक खैलीफेट खुद का बनाना चाहता है। और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस आईसिस स्टेट, जिसका नाम है खुरासन प्रोविंस। दिख रहा है आपको? So Abu Bakr is trying to gain legitimacy by proclaiming himself as a caliph. जो खलीफ 6ठी सदी में, जो खलीफ 13वीं सदी में बिठाया गया था, फिर से अपने आप को खलीफा कोशिश कर रहा है। नाम भी उसका अबू बकर नहीं है, ठीक है, कुछ उल्टा ही नाम है, 3-4 नाम है उसका। तो अबू बकर, ठीक, अल बगदादी, इराक से, बगदाद से बिलोंग करता है। ठीक है, आप अगर आप फिदाइन बनोगे तो आपका नाम होगा अल हिंदी। ठीक है, पीछे वाला, इंडिया को अल हिंद कहते हैं ये, तो अल हिंदी लगाया जाएगा आपके नाम के पीछे। ठीक है, अर्लीस्ट इंपैक्ट ऑफ आईसिस वाज फेल्ट कि यहाँ के 30,000 मुस्लिम, शिया मुस्लिम, वो बोलते हैं कि भाई हम लोग, हमारी शिया पिलग्रिमेज प्लेसेस है, कूफा, करबला और नजफ, जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में दिखाया, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहते हैं। अभी यहाँ के शिया मुस्लिम्स को नाराजगी हो जा रही है, तो आप समझिए कि यहाँ से शिया मुस्लिम जाएंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए जाएंगे, तो बंदूक भी उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे तो वहां पे जो सुन्नी इंसर्जेंट है उनको मारेंगे। तो इश्यू हो सकता है कि यहाँ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की पूरी शक्यता है। ठीक है, तो विलिंगनेस ऑफ वॉलंटियर्स, हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज बहुत सारी एक्टिव हो गई है। और इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से प्रोफेशनल क्लास के लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि चिटर पिटर कोई जा रहा है, पढ़े लिखे सब, ठीक है, अच्छी आईवी लीग कॉलेज से पढ़े हुए लोग जा रहे हैं। ठीक है, एंड एसेंशियली इंडिया इज होम टू ऑलमोस्ट 18 करोड़ मुस्लिम्स। भारत के अंदर 18 करोड़ मुस्लिम है, उसमें से चलो मेजोरिटी शिया है, पर आपके 20% से आसपास मेजोरिटी सुन्नी है, बट ऑलमोस्ट 15-20% शिया मुस्लिम्स भी है। तो इंडिया के अंदर ये सेक्टेरियन लाइंस नहीं है। ड्यू टू दिस आईसिस फिनोमिना, इंडिया के अंदर शिया सुन्नी आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फिनोमिना, ठीक है, इंडिया के ऊपर इंप्लीकेशंस है कि शिया सुन्नी की जो भेद रेखा यहाँ पे कुछ थी नहीं, वो रेखा बनाई जा रही है, ये लक्ष्मण रेखा बीच में ड्रॉ की जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हो गए। ठीक है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला है कि भाई सेंसिटाइजेशन करना शुरू कर दो, इश्यू हो जाएंगे, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, नूरी अल मलिकी गवर्नमेंट, हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डेमोग्राफिक नेचर देख लीजिए, इस्लाम फॉलो करने वाली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है।
ऊपर से उनमें से पढ़े लिखे लोग उभर के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज डिफेक्ट्स रह गए हैं सोसाइटी के अंदर, और ऊपर से यहाँ पे साइबर टेक्नोलॉजी फेसबुक ट्विटर के साथ यूज हो रहा है। आए दिन आदमी आराम से इंटरफियर कर देगा, उसके साथ ज्वाइन कर देगा। तो इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं कि ऑल ग्लोबल जिहाद विल हैव इंडिया इन इट्स क्रॉसहेयर, वी कैन ओनली इग्नोर देम ओनली एट आवर ओन पेरिल। दुनिया के अंदर कहीं पे भी जिहाद हो रहा होगा, हिंदू मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की भी लड़ाई हो रही थी, मुस्लिम्स की भी लड़ाई हो रही होगी, तो पता चलेगा कि इंडिया बीच में आ जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की, ठीक है। तो लड़ाई होनी, यहाँ कोई ना कोई तो उभर के आ ही जाएगा। इसके बैकड्रॉप के अंदर हमारा जो नाइटमेयर था, हमको जो बुरी चीजें आ रही थी, अबू बकर अल बगदादी एक बार प्रकट होते हैं, पहली और आखिरी बार प्रकट हुए, ठीक है, मोसूल की एक मॉस्क के अंदर, जब आपका रमजान महीना चल रहा था, ठीक है, सितंबर 2014 के अंदर, और बोल देते हैं कि भाई हम लोग पूरे दुनिया के विरुद्ध में जिहाद करने वाले हैं। उसमें अल हिंद करके नाम बोल दिया था, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपकी यहाँ पे हो जाती है कि जो लेजिटिमेसी वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा था वो आगे बढ़ता है। अभी हुआ ऐसा कि जब अबू बकर अल बगदादी प्रकट होता है और बोलता है कि हम इंडिया के विरुद्ध में जाएंगे, तो इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स से उलेमा थे, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि भाई हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत शांत लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, वी विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट लाइक दैट, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन, ठीक है, पहले खाली हरे झंडे देखने को मिलते थे, अब काले झंडे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड फ्लैग आते थे, अब इस्लामिक स्टेट JNK के फ्लैग भी आए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मुद्दा आ रहा है इंडिया के, तो ऑपोजिशन तो हुआ, बट यहाँ के लड़के रेडिकलाइज हो रहे हैं, यहाँ के रूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं, इनके कारण प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आपका मुद्दा आएगा 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से, रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम यूथ्स एंड द इंपैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, क्या तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। ISIS इज अ वेरी टेक्नो-सेवी ऑर्गेनाइजेशन, आराम से इंडिया, यूरोप, अमेरिका, आप दुनिया के कोई भी कोने से पकड़ लो, सब लोग को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनेट और फेसबुक का साथ यूज किया जाता है, फेसबुक एंड ट्विटर सबसे पहले, ठीक है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शम्स एक पूरा पेज बनाया जाता है आए दिन, ठीक है। ट्विटर के अंदर ISIS स्पेशल फोर्सेस, ठीक है, ट्विटर के थ्रू पूरा का पूरा हैंडल चलाया जाता है और प्रोपेगेंडा फैला जाता है। तो एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल फाइट हो रही है पीछे बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो एक ये मुद्दा ये है, दे आर एबल टू कन्वे द मैसेजेस इनटू रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, उर्दू, ठीक है, बहुत सारे सबटाइटल्स के साथ मैसेज दिए जाते हैं। तो इसके मैसेजेस इस तरह से कन्वे होते होंगे, उसका मतलब ये है कि बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ही ये लोग सबटाइटल्स नीचे दे पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा रेडिकुलेशन देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के अंदर लास्ट ईयर ये 15-20 बेचारे नौजवान थे, कॉलेजियन यूथ से, इनको कुछ पता नहीं है, इन्होंने ISIS की टी-शर्ट पहन के फोटो खिंचा दिया अपना, ठीक है, और सेल्फी खिंचा के फेसबुक पे डाल दी। अभी इनके पीछे जो ब्रेन वॉश करने वाला आदमी था, वो सम उलेमा इन सम मस्जिद, उसको पुलिस ने पकड़ा है, इनको वार्निंग देके छोड़ दिया गया कि भाई निकाल दो। They do not know what ISIS is all about, but the people are getting ideologically aligned to Islamic State, ठीक है। तो एक मुद्दा आपका यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ साथ पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इज नॉट द ओनली फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। ये 4 लड़के गए थे कल्याण के, आपको पता होगा, ठीक है। 26 साल का एक NRI है, वो जाके आया, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस आया था, एक लेडी, शी इज अ स्टूडेंट, उनके फादर आर्मी में थे, वो भी आ गए, ठीक है। 4 मैन फ्रॉम मुंबई बिलीव टू बी। इसके साथ साथ ये भाई साहब थे, इंडिया में बैठा हुआ एक आदमी ISIS का ट्विटर हैंडल चलाता था, 10,000 से ज्यादा ट्वीट, शमी विटनेस इसका नाम था, एसेंशियली ये 10,000 से ज्यादा ट्वीट किए थे और इसका फैन फॉलोइंग था। ये तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा और बोला कि भाई ये देखो तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ बेंगलोर के अंदर और ISIS का ट्विटर हैंडल चल रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ठीक है। तो घर के अंदर आ गया है, बहुत सारा इश्यू हो रहा है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। इसके बाद पता चलेगा कि दे आर ब्रेन वॉश्ड, पूरा का पूरा ब्रेन वॉशिंग किया जाता है। मुद्दा ये है हमारे लिए, फिर से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द रीजन, इनका कारण क्या है इराक के अंदर। पहला एक कारण मिलेगा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, रिलीजन का बेस लेके पूरा का पूरा चीज बनाई जाती है, वो तो सबसे फंडामेंटल है। दूसरा ऐसा बोला जाता है कि दे आर वेरी पीपल, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जो नौजवान है ना, दे आर जॉइनिंग फॉर मर्सनरी एक्टिविटीज। मर्सनरी मतलब पैसे लेके काम करना। मिडिल ईस्ट के अंदर आजकल इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत हो रहा था, लोगों के पास काम नहीं था, पुरानी सरकारें उथला दी गई थी, ठीक है, टॉपल कर दी गई थी, सिक्योरिटी के इश्यूज हो रहे थे, पैसे नहीं थे। ISIS ने उनको बोला हम पैसे देते हैं, इतना पैसा ऑयल से कमाता है इनके लिए, ठीक है। अभी मोसुल के अंदर इन्होंने रिसेंटली एक 5 स्टार होटल खोल दिया, आपका अगर देखा होगा, न्यूज रिपोर्ट्स देखा होगा, ठीक है। तो अपने लड़ाकों के लिए 5 स्टार होटल खोल दी गई है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट के नाम की। पता चलेगा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यू मुस्लिम यूनिट ये बहुत सारा हो रहा है और ये बहुत सारे कारण है, ठीक है। पहला, इट कुड सेट अ ट्रेंड, एक जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, सबके सब लोग पीछे जाएंगे, ठीक है। तो एक कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा कि ठीक है ये भी जा रहा है, इजीली ससेप्टेबल टू रेडिकलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद पता चलेगा कि अनकन्फर्म रिपोर्ट आया,
तमिलनाडु का एक लड़का था, ठीक है, बोला जाता है कि इसने ब्लो कर दिया अपने आप को। तो ये अनकन्फर्म रिपोर्ट था। इसके बाद एक कहानी चलती है कंफर्म रिपोर्ट। 17 साल का एनआरआई लड़का, ठीक है, भरूच से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली बिलोंग्स टू गुजरात, उसकी फैमिली यूके से भाग जाता है और ठीक है 17 साल की उम्र में सुसाइड अटैक कर देता है। तो इंडिया के अंदर अगर आप पूछा जाए कि आईसीस का प्रोपोगंडा ऑलरेडी फैला चुका है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के लिए पॉलिसी एप्लीकेशंस क्या है? द नंबर इज वेरी मच मिनिस्क्यूल, बट एक्ट ऑफ साइडलाइटिंग विद दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी कि अभी तो वो वहां से वापिस आने वाले लोगों को हम लोग पकड़ रहे हैं, क्योंकि 20, 25, 50 लोग ही जा रहे हैं। जब यहाँ पे क्राइसिस बढ़ जाएगा, 500, 1000, 5000 आदमी जाके वापिस भी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमको। तो ये लोग क्या करेंगे कि वहां से वापिस आएंगे, बोलेंगे कि यार मुझे रॉकेट लॉन्चर चलाने का मौका मिला, मुझे टैंक चलाने का मौका मिला, मुझे AK-47 चलाने का मौका मिला, आई वॉज द किंग ऑफ माई प्रोविंस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ब्रेन वॉशिंग चलाया जाएगा, ठीक है। तो जब वापिस आएंगे रिटर्न होके, तो बहुत सारे लोग जो हाथ में आ गए उनको तो पकड़ के डाल दिया जाएगा जेल में, बट जो बाकी जो निकल गए वो सब ब्रेन वॉश करने की पूरी शक्यता है। ऑफिशियल न्यूज हमारे लिए यही है कि ये साइबर सिक्योरिटी और उसके लिए उसकी वेबसाइट्स को क्या करोगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंडा को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये वे अहेड फॉर इंडिया, इंडिया क्या कर सकता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोबस्ट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मैकेनिज्म विद द अरब कंट्रीज, एंड वी आर ऑलरेडी गेटिंग रिजल्ट्स। अगर आप देखोगे यूएई से हम लोग आए दिन हर महीने के अंदर 2-4 यूथ को डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत बढ़ गई है। टाइम हैज कम टू लुक एट मिडल ईस्ट नॉट ओनली फ्रॉम द एनर्जी एंड कमर्शियल एंगल, बट ऑल्सो फ्रॉम मिलिट्री एंड सिक्योरिटी अरेना टू। आज पहले की तारीख तक हम लोग मिडल ईस्ट को वही देखते हैं कि यहाँ पे बहुत तेल है, हमारे बहुत सारे सिटीजन जाते हैं, ठीक है, माशाअल्लाह मजे करते हैं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। बट अभी आपको देखना है कि भाई ये लोग मिलिट्री कोऑपरेशन, वी हैव ऑलरेडी गॉट अ मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट अरब कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। ओमान के साथ हमने अभी रिसेंटली अपग्रेड कर दिया, जहां पे बोला जाता है कि ओमान के अंदर कल उठ के कू हो गया तो इंडियन आर्मी कैन इंटरवीन, ठीक है, इंडियन आर्मी की हेल्प ली जाएगी, उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी of India joining the US-led this coalition attacks does not seem to be a feasible option. क्यों? क्योंकि ये दिल्ली को सोचना पड़ेगा, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट को, कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी ऑफ इंडियंस। इंडिया इंटरवीन कर देगा तो ठीक है, आए दिन बहुत सारे इश्यूज खड़े हो सकते हैं, हमको जनरली बोला जाता है नहीं करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट एन इंक्लूसिव पॉलिसी। भारत को सबका साथ सबका विकास की जो पॉलिसी है वो जाहिर करनी पड़ेगी। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेपो विद द मुस्लिम कम्युनिटी, मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट सस्पेक्टेड टू द आईसिस लाइक। तो उनके जो कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स है उनके साथ स्ट्रॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की जाए, मुस्लिम लीडर्स को उनको इकट्ठा किया जाए, उनके सजेशंस ली जाए, उनको क्या क्या इश्यूज है, उनके समाज को क्या क्या तकलीफें हो रही है, वो सब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिलैटरल वन वे होगा, बायलैटरल चीजें होना चाहिए। एक फंडामेंटल चीज आपको ये भी करनी चाहिए कि डी रेडिकलेशन प्रोसेस, डी रेडिकलेशन सेंटर जैसी कुछ चीजें चलाई जाए, जहां बहुत सारे लोग हैं जो ये आइडियोलॉजी के साथ थोड़े बहुत सहमत हो चुके हैं, उनको थोड़ा मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए। हमारे होम मिनिस्टर साहब का ये स्टेटमेंट था कि ये जितने भी यूथ्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको हम लोग प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि भटके हुए लोग हैं। अगर आप फोर्स का यूज करके उनको प्रोसिक्यूट कर दोगे तो उनका विश्वास चला जाएगा इंडियन स्टेट के प्रति, तो ये लोग और 4 लोग को इन्फ्लुएंस कर देंगे। इससे अच्छा इनको डीरेडिकलाइज कर दो, मेन स्ट्रीम सोसाइटीज के अंदर दिखाओ क्या क्या चीजें हो रही है। फाइनली ये रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज नीड ऑफ द आवर। जब तक आप साइबर सिक्योरिटी सर्वेलेंस मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से इफेक्टिव, हमने किया है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल आईसिस पेनिट्रेट कर रहा है। आए दिन वीडियोस दिखाते जाते हैं, ट्वीट्स आ जाते हैं, फेसबुक आ जाते हैं, ठीक है। तो एक मुद्दा आपका आईसिस का यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी को लेके क्या मुद्दा है? इराक हमारा बहुत ही पुराना मित्र रहा है, सद्दाम हुसैन का रेजिम हो, उसके बाद वाला रेजिम हो, ठीक है, हमारी बहुत अच्छी संबंध रही है। इराक यूज्ड टू बी द सेकंड मोस्ट सप्लायर ऑफ द ऑयल अप टिल जुलाई 2014, ठीक है, बहुत तेल भी देता है हम लोग को। पता चलेगा कि कंटिजेंसी अरेंजमेंट हमको करने चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज फॉर ऑल ऑयल। ट्राई टू स्प्रेड द होराइजन। हम लोग इसके नेक्स्ट वाली पीपीटीज के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इंडिया अफ्रीका के अंदर इंडिया यही कर रहा है। नाइजीरिया जैसे कंट्रीज के साथ हम लोग सपोर्ट बढ़ा रहे हैं क्योंकि तेल उसके पास बहुत है, ठीक है। तो इवन फ्रॉम दी आउटसाइड द रीजन, ठीक है, एडिशनल सप्लाई की सोचना पड़ेगा कि आप ये सब कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसके साथ साथ सीरिया के साथ ऐसा है कि बहुत सारा कुछ हमारा गिव एंड टेक वाला संबंध नहीं है, पर बहुत अच्छा है। नेशनल इंटरेस्ट हमारे नहीं है जितने इराक के अंदर थे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए अगर क्वेश्चन आ गया इराक और सीरिया को लेके पूरा, तो वी शुड फॉलो दी ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी,
पंचिल वाला जो है 5 पॉइंट ठोक के आना, ठीक है, नंबर कोई इशू नहीं होगा। डिसीज फ्रॉम वायलेंस, नेगोशिएशंस बोले बातें करो, बातें से अच्छी सब कुछ, ठीक है, नेगोशिएशन हो पाएगा। इंडिया शुड आल्सो प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंशिप, बोले इनको ठीक है, रेफ्यूजी लोगों को टेंट वेंट दे दो, खाना बना दे दो, पार्ले बिस्किट और पानी की बोतल दे दोगे, ठीक है, अमूल दूध दे दोगे, अच्छा रहेगा। इंडिया शुड रिट्रेट इट्स फुली सपोर्ट दैट जो भी करना है आपको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू करना पड़ेगा, ना कि अमेरिका या यूरोप के लेड फोर्सेस के द्वारा जो आप जो काउंटर बैलेंसिंग मैकेनिज्म कर रहे हो, ठीक है। तो यूएन का सपोर्ट लेना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन, अपनी फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स अडेयर करा जाओ, तो ये सब चीजें कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। इराक के अंदर भी ये लिख सकते हो, सीरिया के अंदर भी ये लिख सकते हो, और कहीं पे भी कंफ्लिक्ट हो रहा है अगर वहां पे क्वेश्चन आया तो ये 5 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी कंफ्लिक्ट रिडन करने के लिए। ये खत्म करते हैं।